आज हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का भाग 5 समझने की कोशिश करते हैं। भाग 5 में मुंशी प्रेमचंद हमें समाज की कुछ समस्याओं से रूबरू कराते हैं, जिसमें पहली समस्या यही उठकर आती है कि अनमेल विवाह जब कर दिया जाता है तो कन्या के द्वारा अपनी से दुगनी उम्र के पति के साथ अपना स्वाभाविक मेल कभी नहीं हो पाता है। दूसरी इसमें प्रेमचंद ने समस्या उठाई है कि सौतेली माँ और पुत्र कभी भी एक दूसरे में स्वाभाविक वात्सल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरी है कि चाहे सौतेली माँ अच्छी ही हो, भली ही हो, पर संसार उसे हमेशा शंका की दृष्टि से देखता है। इन समस्याओं को यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं कि निर्मला का पति का व्यक्तित्व, चरित्र किस तरह का है। निर्मला का पति पैसे से वकील है, लेकिन सांवला रंग है, मोटा ताज़ा है, उम्र 40 से अधिक न थी, लेकिन वकालत के कठिन परिश्रम के कारण उसके बाल पक गए थे। अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण न तो वो कभी व्यायाम ही कर पाता था, न कभी घूमने ही जा पाता था, इसलिए उसकी तोंद भी निकल आई थी और मंदाग्नि और बवासीर का भी शिकार हो गया था। फूंक फूंक कर रखने वाला तोताराम के 3 पुत्र भी थे। एक 16 वर्ष का जो मनसाराम था, मंझला जियाराम जो 12 वर्ष का था, और सियाराम जो कि 7 वर्ष का था। आर्थिक हालात वकील साहब की अच्छी थी, इसलिए तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में एक विधवा बहन भी थी जो मालकिन की तरह रहती थी। उसका नाम रुक्मणी था और उम्र लगभग 50 के आसपास थी। विधवा होने के कारण स्थायी रूप से वो तोताराम के घर में ही रहती थी। तोताराम दाम्पत्य विज्ञान में कुशल थे और निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उसमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वे उपहारों से पूरा करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते थे। मौके पर धन की परवाह वो न करते थे। लड़के को थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए तो मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी भी चीज़ की कमी न थी। अपनी ज़िंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। देखिए, यहाँ इन पंक्तियों में एक चीज़ उभर कर आती है। इस बात को तो तोताराम को भी आभास है कि निर्मला मेरे से उम्र में बहुत छोटी है और मैं प्रेम के माध्यम से उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। तो वह प्रयास करता है अपनी पत्नी को खुश करने की, और वो कई तरह के उपहार मितव्ययी होने के बाद भी उसे देता है, ताकि वह अपने पति के साथ तारतम्य बैठा सके, स्वाभाविक प्रेम कर सके और उससे घुल मिल सके। लेकिन आप आगे देखिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी निर्मला अपने पति तोताराम से न जाने क्यों उसके पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच करती है। इसका एक कारण यह भी था
कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था जिसके सामने वह सिर झुकाकर दहेज चुरा कर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उनकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। दाम्पत्य जीवन में वकील साहब कुशल थे, लेकिन युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए, यही उनके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उनका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता है, वही वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर सर के समान, सर का मतलब है यहाँ बाण से, आघात करती थी। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावट थी, धोखा था, शुष्क नीरस शब्द भंडार। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता था, शेर तमाशे बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता था, केवल तोताराम के पास बैठना बुरा लगता था। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ देखने वाली आंखें न थीं। वह उन्हें इन रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है, दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था। यहाँ पर देखिए प्रेमचंद ने एक बहुत बड़ी बात उठाई है इन पंक्तियों में कि वकील साहब दाम्पत्य विज्ञान में कुशल थे और अपनी पत्नी को हर संभव खुश रखने का प्रयास करते थे। इसके लिए वह खर्चा भी खूब करते थे। फिर भी निर्मला का मन उनसे कभी नहीं मिल पाता था और वह हमेशा उनसे बचने का प्रयास करती थी, दूर रहने का प्रयास करती थी। जब भी वो कोई प्रेम श्रृंगार की बात करती तो वह उससे बातें करने में संकोच करती थी। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उनका अनमेल विवाह था। दोनों के बीच उम्र का दायरा बहुत लंबा था। निर्मला का पति उसके पिता की सी उम्र का था। उसको वो अपने मन से कभी पति स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी और उसको ये बनाव श्रृंगार सब अच्छा लगता था। फिर भी उसके सौंदर्य को देखने वाली आंखें तोताराम के पास नहीं थी। तोताराम ने इस तरह से निर्मला को मनाने के लिए या निर्मला को अपने प्रेम के बंधन में बांधने के लिए कुछ समय बाद या 1 महीने बाद ही उसे अपनी तिजोरी की चाबी भी समझा देता है और खजांची बना देता है। उसके पास समय नहीं होता, फिर भी वह उसके लिए समय निकालता और ये उम्मीद करता है कि निर्मला इन पैसों को देखकर खुश हो जाएगी और फूली नहीं समा जाएगी। निर्मला हिसाब किताब तो खूब एकदम सही रखती, फिर भी उसे अपनी माता पर क्रोध आता और तोताराम पर भी क्रोध करती। वह सदैव इस ताप में जला करती। यहाँ प्रेमचंद ने एक उक्ति के माध्यम से और प्रहार किया है कि बांका सवार लट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा। अर्थात एक निर्मला सुंदर युवती थी और भविष्य के सुंदर सपने थे, वो सारे चकनाचूर हो गए। यहाँ प्रेमचंद ने कहा कि एक बांका सवार, अच्छा वीर योद्धा घुड़सवार कभी गधे पर बैठना पसंद नहीं करेगा। यहाँ निर्मला के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो सुंदर युवक जीवन साथी के रूप में उसे मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और एक अधेड़ सी उम्र का काला तुंदल आदमी उसे मिल जाता है। ऐसे में निर्मला की हालात हम समझ सकते हैं।
उसमें वह उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियाँ खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि वह बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा थोड़ी देर के लिए भूल जाती थी। कुछ मन हरा हो जाता था, लेकिन रुक्मिणी देवी लड़कों को अपने पास फटकने तक न देती थी, मानो वह कोई पिशाचनी है। अर्थात तोताराम की बहन, जो उसके मन बहलाने के साधन थे। तोताराम के बच्चे, जो कि बड़ा बच्चा तो उसकी निर्मला की उम्र का सा ही था। उनके साथ बातें करके, खेल कूद करके निर्मला अपना मन बहलाती, लेकिन उसकी जो बड़ी बहन थी तोताराम की रुक्मिणी, वो हमेशा कतर बौत करती रहती थी, जली कटी सुनाती रहती थी। अगर रुक्मिणी ये देखती कि निर्मला बच्चों को पैसे मांगने पर पैसे नहीं दे रही है, तो ये कहती कि सगी माँ नहीं है, बच्चों की फ़िक्र क्यों करेगी। और देती तो ये कहती बच्चे मिठाई खाने से सेहत खराब हो जाएगी, माँ होती तो क्या ऐसे करती। अर्थात दोनों तरह से यहाँ पर निर्मला की स्थिति असहज है। अच्छा करे तो भी और अच्छा करना चाहे तो भी, दोनों तरह से वह शक के दायरे में रहती है। और रुक्मिणी उस पर अवसर की तलाश में रहती और दुधारा वह वार करती। जब मौका लगता तब व्यंग कसने से रुक्मिणी नहीं चूकती। इन व्यंगों से, इस तरह की कतर व्योत करने से निर्मला परेशान हो जाती है। और एक दिन वकील साहब से शिकायत भी करती है। वकील साहब निर्मला की शिकायतें सुनकर के अपनी बहन रुक्मिणी को डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और कहते हैं कि यदि किसी के परिवार में या किसी को परिवार में कुछ सिखाना हो तो प्यार से, मीठे शब्दों से सिखाना चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। प्रेमचंद यहाँ हम सबको एक प्रेरणा भी देते हैं, यदि किसी में कोई कमी है तो उसे सुधारने के लिए प्यार से ही समझाना चाहिए, मीठे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ताना मारने से तो उल्टा सामने वाले का जी और जलता है और वो कभी भी उससे हम सुधरने की उम्मीद नहीं करते। इस तरह से तोताराम अपनी बड़ी बहन को समझाता है और कहता है कि आगे से तुम निर्मला के साथ खराब व्यवहार नहीं करोगी, अच्छा ही व्यवहार करोगी। और ऐसे में तोताराम अपने पत्नी के हृदय में जगह बनाने के लिए वह अपने बेटे दया को बहुत डांटता है, जिया को भी डांटता है। और इसमें वो अपने एक बेटे के कान खींच देता है। बेटा चिल्ला उठता है। निर्मला और रुक्मिणी दोनों ही उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन रुक्मिणी है वो पहले पहुंचकर उसे तोताराम से छुड़ा लेती है। और रुक्मिणी निर्मला को ताना भी मारती है कि इसी ने सब कुछ सिखाया पढ़ाया है और इसी की बदौलत आज ये इस तरह का व्यवहार करने लगा है। दया के निरंतर रोने पर निर्मला का भी वात्सल्य उमड़ पड़ता है और वह उसे अपनी गोद में बैठा लेती है और कमरे में लाकर चुमकारने लगती है। लेकिन बालक सिसक कर रोने लगता है। अबोध हृदय इस प्यार को से वह मात्र स्नेह न पाता जिससे देव ने उसे वंचित कर दिया था। अर्थात निर्मला उससे खूब प्रेम करती है और चाहती है कि बालक खुश रहे, प्रसन्न रहे, लेकिन बालक भी उसमें वह अपने माँ कैसा वात्सल्य न देख पाता और वह समझता ये सच्चा प्रेम नहीं बल्कि मुझ पर दया है।
और दया की मुझे भीख दी जा रही है। पिता ने मुझे 1-2 बार पहले भी मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती थी, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी देर के बाद कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ा जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकार न जाना उसकी समझ में न आता था। मातृ प्रेम में कठोरता होती है, लेकिन मृदुलता से मिली हुई इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता न थी, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। देखिए, बालक भी इस चीज़ को समझते हैं कि माँ हमें डांटती अवश्य है, लेकिन उस डांट में प्यार है, मृदुलता है, कोमलता है। कभी भी बच्चे का वो नुकसान नहीं करती है, उसमें आत्मीयता मिली हुई रहती है। यहाँ निर्मला के प्यार में, स्नेह में, वात्सल्य में बच्चे करुणा देखते हैं। ऐसे में बालक भी अपनी माँ जो कि सौतेली होती है उससे कभी भी स्वाभाविक मेल अपना नहीं कर पाते हैं। इस तरह से प्रेमचंद ने इस भाग में 2 समस्याओं को उठा दिया। एक तो है अनमेल विवाह होने पर कन्या की दुर्दशा होती है और वह कभी भी अपने पति से स्वाभाविक प्रेम नहीं कर पाती है। दूसरा, सौतेली माँ हमेशा शंका की दृष्टि से देखी जाती है और बच्चे भी उससे स्वाभाविक प्रेम नहीं कर पाते हैं। इन 2 समस्याओं को प्रेमचंद ने यहाँ उठाकर इस ओर भी इशारा किया है कि बच्चे होने पर, उम्र का अधिक होने पर कभी भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, और करें तो हम उम्र से करें। उम्र का अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये उम्र का दुराव कभी भी आज जीवन में स्वाभाविक प्रेम नहीं मिलने देता है। धन्यवाद।